किसी चीज में ये स्टोर्ड एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो आइडिया है कितना दिलचस्प है। जैसे कोई स्प्रिंग खींची हुई हो या कोई चीज ऊंचाई पर रखी हो, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण होता है ना? जैसे ग्रेविटी या स्प्रिंग फोर्स। बिल्कुल। और देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा ही है। दो स्थिर चार्जेस के बीच जो कूलम फोर्स लगता है वो भी कंजर्वेटिव है। अच्छा। हाँ, ये दूरी के साथ वैसे ही बदलता है जैसे ग्रेविटेशन, बस यहाँ मास की जगह चार्ज होता है। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी होती है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी होगी। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या आखिर, क्यों, और उसे किसी बाहरी फोर्स से, मतलब एक्सटर्नल फोर्स से, हाँ, Q के रिपल्सिव फोर्स के विरुद्ध एक पॉइंट R से दूसरे पॉइंट P तक लाते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस में वो एक्सटर्नल फोर्स जो काम करता है वही उन दो पॉइंट्स R और P के बीच पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा U = UP - UR के रूप में स्टोर हो जाता है। ये बिल्कुल ग्रेविटी जैसा ही लग रहा है। मतलब क्या यहाँ भी जो काम किया वो सिर्फ शुरू और आखिरी के पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, रास्ते पर नहीं? हाँ बिल्कुल, यही बात है। क्योंकि कूलम फोर्स कंजर्वेटिव है तो किया गया वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा। इसी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इतना यूजफुल है। और हम अक्सर, मतलब सुविधा के लिए, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं। अनंत पर 0। ठीक है। हाँ, तो उस हिसाब से किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? वो हुई उस टेस्ट चार्ज Q को इन्फिनिटी से P तक लाने में किया गया एक्सटर्नल वर्क। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी तो टेस्ट चार्ज Q पर भी निर्भर कर रही है। क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ फील्ड की प्रॉपर्टी हो, मतलब चार्ज Q से इंडिपेंडेंट? बहुत अच्छा सवाल। हाँ बिल्कुल, वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। V से दिखाते हैं इसे। V? ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, U/Q। तो ये उस पॉइंट पर फील्ड की खासियत बताता है, टेस्ट चार्ज Q पर डिपेंड नहीं करता। असल में जो फिजिकली सिग्निफिकेंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, VP/VR। और अगर हम फिर से वही माने कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है, हाँ, तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल वो वर्क है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में करना पड़ता है, बिना एक्सेलरेशन के। ओके। और इसकी यूनिट वोल्ट, V है। हाँ, वोल्ट। यहाँ एक चीज नोट करने वाली है। एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल दूरी R के साथ 1R की तरह घटता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1R² की तरह घटती है। बिल्कुल सही। पोटेंशियल धीरे धीरे घटता है फील्ड के मुकाबले। अब सोचो अगर एक से ज्यादा चार्ज हो, मान लो Q1, Q2, Q3, कई सारे, हाँ, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो किसी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। बस हर चार्ज की वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकालो और सबको जोड़ दो। सिंपल स्केलर एडिशन। अच्छा, बस जोड़ देना है। हाँ। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या, जिसमें दो बराबर और ऑपोजिट चार्ज होते हैं? हाँ, डाइपोल का पोटेंशियल थोड़ा सा ट्रिकी है। ये सिर्फ दूरी R पर ही नहीं, बल्कि उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच जो एंगल है, थीटा, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, एंगल पर भी निर्भर करता है। और एक और खास बात, बहुत दूर जाने पर डाइपोल का पोटेंशियल 1R² की तरह घटता है, सिंगल चार्ज की तरह 1R नहीं। 1R²? क्यों? क्योंकि दूर से देखने पर दोनों चार्जेस का इफेक्ट एक दूसरे को थोड़ा कैंसिल करने लगता है ना? हाँ, सही बात है, समझ गई। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं? नाम से तो लग रहा है बराबर पोटेंशियल वाली सतह। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा। ये ऐसी सरफेस होती हैं, काल्पनिक या असली, जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, कांस्टेंट। जैसे एक अकेले पॉइंट चार्ज के लिए ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, गोले। अच्छा, गोले। और सबसे जरूरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, 90 डिग्री पर। हाँ, और फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होती है जिधर पोटेंशियल सबसे तेजी से घट रहा हो। ठीक है। अब कंडक्टर्स की बात करते हैं, जैसे मेटल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनके बारे में क्या खास है? देखिए, स्टैटिक सिचुएशन में, मतलब जब चार्ज मूव नहीं कर रहे हो, तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा 0 होती है। हमेशा 0? अंदर? हमेशा 0। और अगर आप कंडक्टर को कोई एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो वो सारा चार्ज उसकी बाहरी सरफेस पर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। सिर्फ बाहर? हाँ, इसका नतीजा ये होता है कि कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम और उसकी सरफेस सब एक ही पोटेंशियल पर होते हैं, कांस्टेंट पोटेंशियल।
मतलब कंडक्टर खुद एक इक्विपोटेंशियल रीजन बन जाता है। वाह। और चार्ज्ड कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है और उसकी वैल्यू E = सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसी से शायद वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाली बात जुड़ी है। हाँ बिल्कुल। अगर किसी कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, मतलब खोखली जगह, और उस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, हाँ। तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी, चाहे बाहर आप कितना भी चार्ज रख दें या कितनी भी फील्ड लगा दें, अंदर फील्ड जीरो। मतलब अंदर सब सुरक्षित। हाँ, यही है शील्डिंग, बाहरी इलेक्ट्रिक असर से बचाना। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत काम की चीज है। हाँ, आमतौर पर इन पर बराबर और ऑपोजिट चार्ज होते हैं, +Q और -Q। इसकी वजह से उनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाता है। ओके। तो कैपेसिटेंस C को डिफाइन करते हैं C = QV से। C = QV। पर ध्यान रहे, C ना तो Q पर डिपेंड करता है ना V पर। ये सिर्फ कंडक्टर्स की ज्योमेट्री पर, मतलब उनका आकार, साइज, उनके बीच की दूरी और बीच वाले मीडियम पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो बनावट पर निर्भर करता है। हाँ, इसकी यूनिट फैरेड है, F। पर फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। प्रैक्टिकली हम माइक्रोफैरेड, μF, नैनोफैरेड, NF, पिकोफैरेड, PF यूज करते हैं। सबसे सिंपल वाला तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना? बिल्कुल। 2 पैरेलल प्लेट्स, एरिया A, बीच की दूरी D, और मान लो बीच में वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस होती है C = ε0 AD। ε0 AD। हाँ, एप्सिलॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, फॉर्मूला साफ बताता है। एरिया ज्यादा या दूरी कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा। और अगर बीच में वैक्यूम की जगह कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भर दें, डाइलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं। हाँ, डाइलेक्ट्रिक अगर वो भर दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। कैसे? होता यह है कि जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, वो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देती है। पोलराइज मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़े अलग हो जाते हैं। इससे डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक उल्टी डायरेक्शन में फील्ड पैदा होती है, इंड्यूस्ड फील्ड। अच्छा, जो बाहरी फील्ड का विरोध करती है। बिल्कुल। तो नेट फील्ड कम हो जाती है प्लेट्स के बीच। अब देखो, C = QV है। Q तो उतना ही है, पर नेट फील्ड कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस V कम हो जाता है। हाँ, V कम हो गया तो C बढ़ गया, कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाती है। ये K उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। ओके, तो नया कैपेसिटेंस C = KC0 हो गया। हाँ, या C = εA/D, जहां एप्सिलॉन = K/ε0 उस मीडियम की परमिटिविटी है। तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्या ये एनर्जी भी स्टोर करता है? हाँ बिल्कुल। कैपेसिटर को चार्ज करने में जो काम किया जाता है ना, वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कितनी एनर्जी? उसके 3 फॉर्मूले हैं। U = ½ QV = ½ CV² = Q² 2C। ½ CV², ये सुना हुआ है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। और इस एनर्जी को हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें स्टोर है। फील्ड में एनर्जी? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो होती है U = ½ ε0 E² वैक्यूम के लिए। कमाल है। तो हमने देखा कि कैसे ये सब कॉन्सेप्ट्स, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोरेज, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। पोटेंशियल से फील्ड का स्केलर डिस्क्रिप्शन मिलता है, कैपेसिटर चार्ज और एनर्जी स्टोर करता है, और डाइलेक्ट्रिक उसे और बेहतर बनाते हैं। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि यही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार हैं। हाँ, ये तो है। मतलब सोचने वाली बात है ना कि कैसे इन्हीं आइडियाज को कंट्रोल करके हम इतने कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिवाइस बना पाते हैं जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है।